आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 9 अगस्त का। और हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो माइनर अभी से पढ़ेंगे। तो पहला न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो है डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए, और इवन जो सेंट्रल PSU है उनके लिए, कि उनको एक्सटेंशन अलाउ कर दिया गया है कि उनको जो भी पब्लिक सेक्टर शेयर होल्डिंग है उनमें जो भी शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक सेक्टर की करना पड़ेगा कम से कम 25% तक। और इसके लिए जो है डेट रख दिया गया है, वो रखा है 1 अगस्त 2026 तक। ठीक है, तो ये जो 25% रखने के लिए बोला गया है वो ये बोला गया है अंडर दी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के अंतर्गत। तो इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि एज पर सेबी ने भी ये बोला है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनको कम से कम जो भी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है उसके अंतर्गत 25% रखना अनिवार्य है, तभी ये जो है लिस्टेड कंपनी में आ पाएगी। कैसे तो गवर्नमेंट टाइम दिया वो 1 अगस्त 2026 तक दिया है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये डेट एज ऑफ मार्च 31 2024 तक आपको मिलेगा ये 5 बैंक जो कि MPS नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। ये कौन कौन से बैंक हैं? तो ये मिलेगा हमको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक मतलब यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इवन मैं आप बोलूँ तो ये सारे बैंक में बहुत सारे बैंक हैं जिसके पास 90% प्लस जो है गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। तो ये जो है शेयर होल्डिंग कम करके जो है कम से कम जो है 25% तक जो है पब्लिक को बेचने के लिए बोला गया है एज पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मतलब कि गवर्नमेंट ने बोला गया। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसी भी है जो एज ऑफ मार्च 31 2024 तक जो भी MPS नॉर्म्स है ये फॉलो करती है, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और UBI मतलब कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 7 बैंक है जो कि फॉलो करती है MPS नॉर्म्स को। ये 7 बैंकों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 7 बैंक ऑलरेडी MPS नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रही है। लेकिन ये 5 बैंक को प्रॉब्लम होगी बिकॉज इनके पास बहुत सारा गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, इनको जो है शेयर होल्डिंग कम करना पड़ेगा अप टू 1 अगस्त 2026 तक। तो ये होगी बैंक की बात। लेकिन आपको एक और इसमें एक पॉइंट याद रखने की, LIC को जो डेट दिया गया है वो 1 अगस्त 2026 नहीं बल्कि 16 मई 2027 दिया गया है। 16 मई 2027 तक LIC को बोला गया कि इनको जो है पब्लिक होल्डिंग जो है 10% तक करना पड़ेगा। अभी करंटली जो है LIC का जो पब्लिक होल्डिंग है वो बहुत कम है, वो 3.5% है, और इसको बढ़ाकर 10% तक करने के लिए बोला गया है बाय गवर्नमेंट अंटिल मई 16 2027 तक। मैं डेट आपको और रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जैसे कि डेट्स याद हो जाए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है एग्जामिनर जो है सीधे आपको डेट ही पूछ लिया जाता है, तो आपको डेट्स बहुत सही से याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है सेबी की तरफ से कि सेबी ने डायरेक्ट किया है जो भी म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज है कि उनको जो है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ेगा 80 बॉन्ड में। वो भी 80 बॉन्ड जो इशू किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ईयर टू कॉल बेसिस पे। अब ईयर टू कॉल का मतलब क्या हो ये समझते पहले। ईयर टू कॉल का मतलब ये हो गया कि जो भी बॉन्ड होल्डर है वो बॉन्ड एक्सपायर होने से पहले अगर वो मतलब सरेंडर टाइप कर देता है तो उस केस में उसी केस में जो है म्यूचुअल फंड अब 80 बॉन्ड ले पाएगा। अगर हम 80 बॉन्ड के बारे में पढ़े एज पर दी बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से तो आपको मिलेगा कि ये बॉन्ड जो है इसको बोला जाता है एज अ तरह का डेप इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है बाय द बैंक। और ये इशू किया जाता है कि वो बैंक है राइज कर पाए मनी और वो बिल्ड कर पाए जो भी उनका कोर कैपिटल, कोर इक्विटी कैपिटल उसको। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये डेप इंस्ट्रूमेंट की क्या मैच्योरिटी पीरियड होने वाली है। तो इस डेप इंस्ट्रूमेंट की कोई मैच्योरिटी पीरियड होती नहीं, मतलब कि 80 बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी पीरियड होती नहीं, मैच्योरिटी डेट होती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है कभी भी रीपे नहीं करेगा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो पीरियडिकली जो भी बॉन्ड खरीदेगा तो उसको जो है दिया जाएगा थ्रू आउट देयर लाइफ ऑफ द बॉन्ड। मतलब जब तक बॉन्ड उसके पास है तब तक उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जिसने अमाउंट में खरीदा था वो प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा बल्कि उस जगह पे इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाएगी बाय द बैंक। और अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। इसमें आपको मिलेगा कि ये जो रिकमेंडेशन आई है जो सेबी ने डायरेक्ट किया गया है ये आई है आफ्टर द रिकमेंडेशन गिवन बाय द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और ये इन्होंने एक रिपोर्ट जो है प्रेजेंट किया था, रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन मेथोलॉजी ऑफ 80 बॉन्ड। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को दिया गया था जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद जो है सेबी ने ये डायरेक्ट किया सारे के सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को। तो आपको ये बहुत सही से ध्यान रखना है कि कौन जो है ये रिपोर्ट लाया है, कि कोई ये रिपोर्ट लाने वाली जो संस्था है ये किसके अंतर्गत आती है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। अथॉरिटी किसके अंदर आती है आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि 80 बॉन्ड को जो है YTS बेसिस पे ही जो है बेचा जाएगा बाय द गवर्नमेंट, वही जो है खरीद पाएगा म्यूचुअल फंड अब जाके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक पुणे बेस्ड कंपनी है जिनका नाम है कल्याणी स्टैटिस्टिक सिस्टम लिमिटेड। तो इनको जो है लाइसेंस मिल गया कि ये जो है डिफेंस जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और ये जो स्पेशली बना पाएंगे एट देयर लोकेशन जो कि ये है महाराष्ट्र का एक। तो ये जो है लाइसेंस किसने दिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये जो लाइसेंस दिया गया है वो दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने दिया गया है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और ये जो है ये जो लाइसेंस है ग्रांट किया है कल्याणी स्टैटिस्टिक सिस्टम लिमिटेड को। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेशन करके, जैसे कि नीति आयोग, फिर आप देख सकते हो ये डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग रेल वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। आप देख सकते हो सारे मिनिस्टर्स का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो ये एक एसओपी जारी किया गया। एसओपी का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। कैसे जो है कोई प्रोसीजर है उसको कैसे फॉलो करना होता है, तो उसी के लिए जो है एसओपी जो है रिलीज किया गया है। ये एसओपी की रिलीज किया गया कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन है उसको कैसे किया जाए, ठीक है, बाया रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, कैसे जो है ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसी के लिए एक एसओपी जो है रिलीज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसमें क्या क्या लिखा गया है वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें गाइडलाइन है कि कैसे जो है ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द रिसिप्टर टू द डोनर, ठीक है, रिसिप्टर से डोनर तक कैसे ट्रांसफर करना है। इसी के साथ एक ग्रीन कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की बात भी की गई है, जिसके अंतर्गत एक स्पेशल अरेंजमेंट की जाएगी जब भी कुछ ऐसा भेजा जाएगा, ऑर्गन भेजा जाएगा फ्रॉम द एयरक्राफ्ट टू एम्बुलेंस, मतलब कि जब कभी या तो वो रेलवे से जा रहा हो, या तो एयरवे से जा रहा हो, या तो वाटरवे से जा रहा हो, किसी भी तरह से जा रहा हो, तो उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट बनाने की बात की है और उस अरेंजमेंट का नाम रखा गया है ग्रीन कॉरिडोर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एसबीआई की तरफ से कि एसबीआई ने जो है फंड राइजिंग करने की बात की है कुछ 25,000 करोड़ तक, और ये की जाएगी बाय इशूइंग द टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड्स को। अभी टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़े तो आपको मिलेगा बेसल 3 नॉर्म्स में, तो आपको थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज भी होना चाहिए कि बेसल 3 नॉर्म्स होता क्या है, तभी आप ये सब चीज़ें समझ सकते हो। और अभी आप हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बेसल 3 नॉर्म्स जो प्रोग्रेस एक्सप्लेन करूँ, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस जरूर पढ़ना, और अगर आपने पढ़ चुका हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ बहुत आराम से समझ आ जाएगी। थोड़ा बहुत कुछ टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड के बारे में आपको समझ लेते हैं, इसकी वजह से जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी थोड़ा बहुत समझ पाए। तो टायर 1 बॉन्ड जो है बनाया जाता है फॉर कोर बैंकिंग कैपिटल्स के लिए, मतलब कि इसमें जो भी शेयर होल्डर इक्विटी है वो आता है, और जो भी बैंक की जो अर्निंग है वो सारी आती है टायर 1 के अंतर्गत। और टायर 2 बॉन्ड के अंतर्गत जो भी सप्लीमेंट्री कैपिटल या तो जो रिजर्व में जो बैंक रखता है पैसा, वो सारा आता है एज पर दी बेसल 3 नॉर्म्स। तो इसको जो है एसबीआई जो है इसका जो है बॉन्ड बेचने वाला है, और बोला जा रहा है कि कुछ 25,000 करोड़ तक कमाएगा, ठीक है। तो ये अप्रूवल जो दिया गया था वो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया था, और एसबीआई जो पैसा ले पाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपी और यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, मतलब कि डॉलर और इंडियन रुपीज़ में ही ले पाएगा। इसकी जगह पे दूसरा कोई करेंसी यूज नहीं करेगा फंड राइज करने के लिए। तो आपको ये दो करेंसी पे याद रखने की, इंडियन रुपी और यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है यूज़ किया जाएगा बाय द एसबीआई। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया हमारा माइंड मैपिंग वाला फॉर्म। अब पढ़ते हैं जो टेबलर वाला फॉर्म वाले कंटेंट्स है वो सब एक साथ। तो एलआईसी ने 4 जो है टर्म इंश्योरेंस जो है लॉन्च किया गया फॉर द यूथ। तो इसमें आपको 2 इंश्योरेंस मिलेगा कि एलआईसी युवा टर्म और एलआईसी डिजी टर्म, ये लॉन्च किया गया है। एलआईसी युवा टर्म जो है ये एक तरह का ऑफलाइन बेसिस पे जो भी टर्म लेना हो तो वो ले पाएगा, लेकिन जो डिजी टर्म वाला है वो ऑनलाइन बेसिस पे दिया जाएगा। इसके अंतर्गत ये बोला है कि ये जो है सम अश्योर्ड करेगा, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस है तो इसका जो सम होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसमें जो सम अश्योर्ड किया जाएगा वो 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक किया जाएगा। और ये सम तभी मिलेगा जब भी कभी पर्सन का जो डेथ है वो गारंटी हो जाए, जिस पर्सन ने जो टर्म इंश्योरेंस लेकर रखा है वो अगर गारंटी हो जाए कि वो फाइनली डेथ हो चुका है, उसके बाद ही वो बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का टर्म इंश्योरेंस है। तो इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से 45 ईयर्स तक रखी गई है एंट्री एज, और इसकी जो मैच्योरिटी एज है वो 33 से 75 ईयर्स तक रखी गई है। मतलब अगर कोई 18 साल में खरीदता है तो उसको 33 ईयर्स तक रुकना पड़ेगा अगर उसको मैच्योर होना है ये टर्म इंश्योरेंस। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ और डीजी क्रेडिट लाइफ। एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ ये एक तरह का ऑफलाइन प्लान है, जैसे कि ऊपर वाला जो ऑफलाइन प्लान था वैसे ही कुछ, और ये एलआईसी डीजी क्रेडिट लाइफ जो है ये एक तरह का ऑनलाइन प्लान है, और दोनों का जो सम अश्योर्ड है वो सेम है। इसमें भी जो सम अश्योर्ड रहेगा वो 50 लाख से 5 करोड़ तक रहेगा, और ये प्रोडक्ट जो है कवर करेगा जो भी लोन लायबिलिटीज है उसको, ठीक है। और इसमें जो एज है वो सेम है, जैसे कि 18 से 45 ईयर्स तक, लेकिन जो मैच्योरिटी पीरियड है वो अलग है, जैसे कि मैच्योरिटी पीरियड इसका स्टार्ट होता है 23 से, लेकिन एंड है 75 ईयर्स तक। तो ये भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और मैंने आपको जो भी डिटेल है इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है एक ही टेबल फॉर्म में। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जो है लॉन्च किया है किसान का सम्मान प्रोग्राम। किसान का सम्मान प्रोग्राम जो है ये एम्पावर करेगा जम्मू एंड कश्मीर के जो किसान है इनको। ये प्रोग्राम जो है आइडेंटिफाई करेगा किसान को कि जो भी किसान जो
किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसको टाइमली जो रेन्यू कराता है उनको, और उनको जो है एज अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाएगा। अब इस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन के साथ ही इनको एडिशनल लोन प्रोडक्ट भी दिया जाएगा अंडर दी किसान दोस्त। तो किसान दोस्त स्कीम जो है किसका है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का है। और ये किसान दोस्त स्कीम के अंतर्गत जो भी किसान है वो जो है जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ा पाएंगे। और ये प्रोग्राम जो है ये रन होगा अंटिल 30 सितंबर 2024 तक। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, 2024 में ही खत्म होने जा रही है प्रोग्राम। नेक्स्ट लॉन्चेस में चलता है, ये आ रहा है कि DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने EDHCR पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। और ये स्पेशली जो है लॉन्च किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। और ये प्लेटफॉर्म जो है डेडिकेटेड है जो भी जजमेंट होती है उसको जो है ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए, कि कोई भी बंदा या तो कोई भी सिटीजन है वो फ्रीली वो अवेलेबल हो पाए, जो भी जजमेंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है वो सब कुछ। इसके साथ ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्होंने एक शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट कैफे और सागर एक्सप्रेस भी दिल्ली हाई कोर्ट में खोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है उपस्थिति, मतलब ये क्या, अटेंडेंस। मतलब इसका काम होगा अटेंडेंस रजिस्टर करना, जो भी डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, या भी जो भी एम्प्लॉय है जो भी अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट के है झारखंड के, तो उनका डेली अटेंडेंस लेने का काम करेगा ये पोर्टल। ठीक है, आपको याद रखना है कि उपस्थिति पोर्टल जो है अटेंडेंस लेने का काम करेगा जो भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ है इनके लिए। तो ये क्या क्यों क्या होगा, आपको सिंपल समझ आ रहा होगा कि जो डॉक्टर से या तो छुट्टी मार लेते होंगे जिसके से ये रखा गया, ये मजाक कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि इस वजह से क्या होगा। तो आपको इतना ही पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा डीप में जाना है। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो विकास लखेरा जी को एज अ जो है 22 डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल बनाया गया है। और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है वो क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर जी को। नेक्स्ट चलते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक के बारे में पता होगा, इंडियन प्लेयर है। तो ये जो है लीग एम्बेसडर बना दिया गया है साउथ अफ्रीका प्रीमियम का। तो साउथ अफ्रीका प्रीमियर जो है ये एक तरह का IPL जैसे ही है जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है। तो ये इसके बाद दिनेश कार्तिक जो पहले इंडियन बन चुके हैं जो कि एसोसिएट हुए विद द साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट के साथ। और इवन जो दिनेश कार्तिक ये ज्वाइन करेंगे, जो इनकी एक टीम है साउथ अफ्रीका लीग की एक टीम है जिनका नाम है पेरेट रॉयल, तो इसके साथ भी जो है ज्वाइन करेंगे। और ये जो सीज़न होने वाला है ये 3rd सीज़न होगा 2025 से। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा पुराना सीज़न नहीं है, इसको जो है इसके बारे में अगर आप पढ़े तो ये मिलेगा कि 2023 में ही इसका पहला जो सीज़न हुआ था, उसके बाद 2024 में दूसरा वाला होने वाला है और 2025 में जो है तीसरा वाला होगा। इसके अंतर्गत जो है टोटल 6 जो है टीम है। और इसको इस टीम जो 6 टीम है इसको मोस्टली जो इंडिया के जो ओनर्स है जो IPL ओन करते हैं वही जो है ये 6 टीम भी ओन करके रखे हुए हैं। नहीं चलते हैं MUs में, तो ये आया ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कि एक कनाडा के सामने एक आइलैंड है उनके साथ। तो ये कॉपरेशन हो रही है ऑन वेरियस स्पोर्ट्स मैटर के लिए। और इसके अंतर्गत बोला गया है कि दोनों कंट्री इंडिया और SKN जो है ये दोनों मिलकर स्पोर्ट्स कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो आपको मिलेगा कि भेल रिसीव किया है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मिथेनॉल फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, और ये जो है डेवलप किया जाएगा केरला में। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि केरला में डेवलप किया जाएगा बाय भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर है। नेक्स्ट आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 2 पीकॉक सेंचुरी, 2 जो सेंचुरीज है उनको एज अ पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। एक जो है कर्नाटका का है और एक जो है केरला का है। ये हो गया हमारा जो डेली करंट अफेयर्स था 9 अगस्त का। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया। ये थोड़ा डिटेल में हमने करने की कोशिश की क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिटेल में पूछे जाते हैं। जो डिटेल में पढ़ना है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना उसको हम थोड़ा ऊपर से पढ़े तब भी चल जाएगा। और आपको इसी वीडियो के साथ अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप इस सारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।